हेलो हाय खम्मा गणी नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ समृद्धि और आ गई हूँ आशना एक अनोखी प्रेम कहानी के नए भाग के साथ। तो आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस पार्ट को पढ़ने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आशना एक अनोखी प्रेम कहानी के भाग 14 की ओर। अगली सुबह के 5 बजे आशना की नींद खुलती है और वो महसूस करती है कि उसको किसी ने अपने बाहों में जकड़ रखा है और उसको अपने गर्दन में किसी की धीमी गर्म सांस से महसूस हुआ। पहले तो वह डर गई, पर फिर अविराज की खुशबू से उसे महसूस हुआ कि वो अब मिसेस आशना राणावत हो चुकी है। और ये सोचकर ही उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान छा गई। तो मिसेस राणावत मेरे बारे में सोचकर मुस्कुरा रही है क्या? अविराज उसे अपने और करीब लाकर उसके बालों को सहलाकर कहता है। तो ये सुन के आशना थोड़ा शर्मा गई। नहीं, किसी और के बारे में सोच रही थी। अब छोड़िए, मुझे फ्रेश होना है। आशना ये कहकर वो अपने आप को छुड़ाने लगती है कि अविराज उसे अपने बाहों में और भी कस लेता है। किसके बाद सोच रही थी आप? अविराज ने आशना की कान में धीरे से पूछा। कॉलेज जाने के लिए, अभी उसी तरह से कहा और अपने कपड़े लेकर वो बाथरूम की ओर भागी। और अविराज मुस्कुराने लगता है और फिर ड्रेसिंग रूम में अपने जिम के कपड़े पहनने के लिए चला जाता है। यहाँ आशना फ्रेश होकर आती है। उसने एक रेड कलर की बनारसी साड़ी पहनी हुई थी और बालों को तौलिए से पोंछ रही थी। उसके चेहरे में आज एक अलग सा नूर ही छाया हुआ था और कल अविराज ने जो दवाई उसके चेहरे पर लगाया था उससे थप्पड़ के निशान बराबर चले गए थे। तभी अविराज रेडी होकर आया और फिर आशना को देखता रह गया। वो धीरे धीरे आशना की ओर बढ़ गया और उसके हाथों से तौलिया छीनकर उसके बालों को पोंछने लगा। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? मैं कर लेती ना, आशना कहती है, पर अविराज उसकी बात को अनसुना कर देता है। अब आप कान खोल के सुनिए, आप ओवरवर्क नहीं करेंगे। आपके लिए मैं हमारी शादी को एक सीक्रेट की तरह, एक राज की तरह छुपा रहा हूँ। पर अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आप कुछ नहीं करेंगे। जो करना होगा वो मैं करूँगा। और अगर कोई भी मर्द आपको आँख उठा के भी दे तो आप उससे दूर रहेंगे या फिर उसका पाला मुझसे पड़ेगा। और किसी ने कुछ भी कहा तो जवाब दीजिए बेझिझक। अगर किसी ने आपके बारे में झूठी अफवाह भी फैलाई ना, मैं उस पर विश्वास नहीं करूँगा, क्योंकि चाहे जो भी हो जाए, कोई आप पे विश्वास करे या ना करे, मैं आप पे हमेशा विश्वास करता हूँ और मुझे पता है कि आप मेरे विश्वास को कभी नहीं तोड़ेंगे। अविराज ने आशना के बालों को पोंछकर कहा। ठीक है बाबा, ठीक है। जानते हैं, जब मेरे स्कूल का पहला दिन था तो बाबा ने भी मुझे कहा, बेटा अगर तुम्हारे पास कोई लड़का है तो बात करिए, सीधा मुझे कहना, मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। और जो तुम्हें कुछ भी कहे, मैं तुम पे हमेशा विश्वास करूंगा। और आपकी बातें सुनकर ना मुझे लगता है कि आप भी बिल्कुल मेरे बाबा जैसे हो। आशना मुस्कुराते हुए कहती है और उसके अपने बालों को कंघी करती है। फिर वह सिंदूर लगाने वाली थी कि अविराज ने चुटकी भर सिंदूर लिया और उसके मांग में भर दिया। आज से ये मांग में सिंदूर मैं ही भरूंगा, क्योंकि ये हक सिर्फ मेरा है, अविराज ने आशना के पास जाकर कहा। फिर आशना रसोई में जाती है। वहाँ भावना जी थी, अविराज के लिए शेक बना रही थी। गुड मॉर्निंग आंटी, आशना ने कहा और उनके पैर छूने लगी, पर भावना जी ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। हुई माँ आंटी, आशु बेटा, तुमने दिल तोड़ दिया मेरा। अरे माँ को कोई आंटी बुलाता है? और चिंता मत करो, मैं वो एकता कपूर की सीरियल वाली सास बिल्कुल भी नहीं हूँ जो कि अपनी बहू के ऊपर अत्याचार करती है, तंग करती है। ट्रस्ट मी, भावना जी ने मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा ठीक है माँ, मुझे पता है कि आप एकता कपूर
वाले सीरियल की सास नहीं हो जो कि मुझ पे अत्याचार करेगी, बल्कि अब तो मेरी प्यारी सी माँ हो। आशना मुस्कुराते हुए कहती है। ये हुई ना मेरी बहू वाली बात, भावना जी ने कहा। आप क्या कर रही हैं? आशना ने पूछा। अभी के लिए शेक बना रही थी, तुम दे दो जाकर उसे। भावना जी ने मुस्कुराते हुए आशना को शेक का बोतल थमा दिया। पर मैं, आशना ने थोड़ा झिझक कर कहा। अरे इतना झिझकने की जरूरत नहीं है। अरे उसकी पत्नी हो तुम, हक है पूरा उसका फायदा उठाओ। और अगर वो तुम्हें कुछ कहे भी या फिर कुछ करने की कोशिश की तो बस एज सिंपल एज इट इज उसका सुला देना काउच पे। यही हम पतियों की ना यही एक कमजोरी है कि अपने बीवी से दूर जाते हैं, काउच पे सोते हैं और उनका जो कमर है वो दर्द होता है और उनके लिए इतना ही काफ़ी है। भावना जी कहकर किसी बच्चे की तरह हंसने लगी। भावना जी, अगर आप मेरे साथ अत्याचार करती है इसका मतलब ये नहीं कि मेरी फूल जैसी बहू मेरी बेटी का साथ ऐसा करेगी। बिल्कुल नहीं। मुझे अपनी बहू पर बेटी पर पूरा भरोसा है। अधिराज जी जो कि बाहर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, उन्होंने कहा। आप तो चुप ही रहिए, आपको तो मैं कमरे में देखती हूँ। भावना जी गुस्से में मुंह फुलाकर कहती है और फिर आशना को अविराज के पास भेज देती है। यहाँ अविराज पुशअप मारा था कि तभी जिम का दरवाज़ा धीरे से खुलता है तो वह देखता है कि वो आशना थी जिसने शेक का बॉटल पकड़ा हुआ था और वो धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाकर आ रही थी कि उसका पैर एक वेट पर अटक गया और वो मुंह के बल गिरने ही वाली थी कि अविराज ने उसे कमर से पकड़कर अपने ओर खींच लिया तो आशना उसके खाली सीने में आ लगी। ठीक है ना आप? अविराज ने नरमी से पूछा तो आशना ने अपना सिर हिला दिया। वो शेक देना आई थी, पर लगता है कि गिरना पड़ना मेरी भाग्य में ही लिखा है। आशना ने क्यूट सा चेहरा बनाकर कहा। और आप जब भी गिरेंगी तो मैं हूँ ना आपको थामने के लिए हमेशा। अविराज उसको और पास खींचकर कहता है और उसके हाथों से शेक लेकर रख देता है। फिर धीरे से उसकी तरफ झुक जाता है और उसके माथे को और गाल पर किस करता है। हमारी मासूम सी आंखें। स्वयं और राघव दोनों ही एक साथ कहते हैं, इन नमूनों को अभी आना था क्या? अविराज मन ही मन स्वयं और राघव को गाली देने लगा और फिर आशना को छोड़ दिया। और ये सब चीज़ देखकर कोई और भी हंस रही थी। ठीक कहा, वो मैं हूँ। मतलब मैं मिस ऑथर हूँ। तो मिस ऑथर हंस रही थी बिल्कुल डेविल जैसे और सोच रही थी, क्यों बेटा अविराज, तुमने तो मेरी बहुत इंसल्ट की, और ये रहा मुझे इंसल्ट करने का नतीजा। तो आपने मेरी भी ग्लिम्स देखी और मैं आती रहूँगी कहानी में, डोंट वरी। मैं चाहती हूँ, कुछ काम है मुझे। आशना ये कहकर वहाँ से निकल जाती है और राघव और स्वयं हंसने लगते हैं। लगता है शर्मा गई भाभी माँ, राघव ने कहा। अगर शादी करने से ऐसा होता है तो राघव से शादी कर लेते हैं। स्वयं एक कहते ही राघव उसकी पीठ पर एक लात दे मारता है। अबे ओए स्वयं के बच्चे, पागल हो गया है क्या? या मेंटल असलियम भेजो तुझे? राघव ने गुस्से में पूछा। अरे सॉरी, मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा अब इस नालायक बच्चे को माफ कर दे और चलते, मुझे ना बहुत जोरों से भूख लगी है, स्वयं ने कहा। हाँ, तुझे तो हमेशा खाने की पड़ी रहती है, चल बुक कर कहेंगे, राघव ने मुंह बनाकर कहा। खाना खाते वक्त, आशना बेटा तुम्हारे हाथों में जादू है, अधिराज जी ने कहा और उसे एक पुरानी जमाने की टॉफी दी। वियर्ड ना, बट एक टॉफी भी एज अफेक्शन 5 लाख से तो कम नहीं है इन माई पॉइंट ऑफ व्यू।
बेटा जानती हो, ये हमारे वक्त का है और अब मेरे पास कुछ नहीं है, पर ये चीज़ बहुत कीमती है। आलोक जी ने कहा और उसे पुराने ज़माने की एक बेल्ट वाली घड़ी दी। अब जो लोग अब जो लोग 90s के हैं तो उनको पता होगा कि वो जो काली बेल्ट वाली घड़ी था स्पेशली लड़कियों का, वो कितना फेमस होता होगा। कमेंट बिलो। थैंक यू पापा काका। भले ही आपका ये जो तोहफा है सबके लिए छोटी हो, पर मेरे लिए वो बहुत बड़ी है, क्योंकि आपका ये तोहफा का मेरे लिए आशीर्वाद है और आशीर्वाद 5 लाख से भी ज़्यादा कीमती होता है। आशना ने इमोशनल होकर कहा, पता है पापा, जब मैं छोटी थी और तो जब भी मैं किसी में कुछ अच्छा करती तो मेरे पापा मुझे वो टॉफ़ी देते थे, और आज ये टॉफ़ी जब आपने दी तो मुझे अपने पापा की याद आ गई। आशना अपने आंसू को पोंछकर कहती है, तो बेटा मैं भी तुम्हारा ससुर नहीं बाप हूँ और हमेशा तेरे साथ हूँ। अधिराज जी ने आशना के गाल को सहलाकर कहा और फिर विमला जी ने आशना को राणावत परिवार के खानदानी कंगन दिए और भावना जी ने आशना को एक ज्वेलरी सेट दी, और ऐसे ही पूरा दिन निकल गया और कल के लिए सब लोग जल्दी सोने चले गए, क्योंकि कल था हरियाली तीज। तो क्या होगा हरियाली तीज के दिन और क्या होगा अगले भाग में, ये जानने के लिए सुनते रहे मेरे यानी कि समृद्धि के साथ, और मिलोगी आंखों में आशना एक अनोखी प्रेम कहानी के भाग 15 के साथ बहुत जल्द। तो आज का पार्ट बस इतना ही, यहीं पे मैं, और टेक केयर, बाय मैन, क्यूट प्यारी लवली लिसनर्स, बाय।